नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम लोग सी टेट के सीडीपी के एक और नए टॉपिक के साथ हैं, जिसका नाम गेस्टाल्टवाद है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कम से कम हर साल 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये बिल्कुल आने ही आने हैं, ये कंफर्म है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे लास्ट के वीडियो में मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर देखिए। वीडियो अगर अच्छे लगें तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। गेस्टाल्टवाद की बात की जा रही है यहाँ पर। गेस्टाल्टवाद जो गेस्टाल्ट वर्ड है, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र रूप, पूर्ण आकृति, संपूर्ण रचना। गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद या पूर्णतावाद भी कहते हैं। पूर्ण का मतलब है यानी कि पूरी तरीके से, जो चीज़ टुकड़ों में ना होकर बिल्कुल पूरी हो, उस पर इन्होंने महत्व दिया है उस चीज़ को। गेस्टाल्ट जितने मनोवैज्ञानिक हैं इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो इसे गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। मुख्य विचार क्या है? समग्र, अपने भागों के योग से अधिक महत्वपूर्ण होना, यानी कि होल इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपैरेटिवली टू पार्ट्स। सेकंड आपका आता है प्रसिद्ध कथन। क्या है इसका प्रसिद्ध कथन है द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, जो भी मैंने बताया। समग्र अपने भागों के साधारण योग से अधिक होता है। ये कथन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पूछा जाता है समग्र अपने भागों के साधारण योग से अधिक होता है। ये किसका है या किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए होते हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे वो मैक्स थे, वोल्फगैंग थे यानी कि कोहलर जी थे, और कर्ट कॉफका। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत हुई थी वर्ष 1912 में जर्मनी में। मैक्स वर्टहाइमर ने गति के भ्रम पर शोध करते हुए इस सिद्धांत की शुरुआत की थी। गेस्टाल्टवाद के मुख्य सिद्धांत हैं समग्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होलनेस, ये बहुत पूछा जाता है। व्यक्ति वस्तु को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरे रूप में देखता है। जैसे भारत की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में अपने आप मानचित्र बन के आ जाता है, भारत का नक्शा बन के आ जाता है। हम उसको टुकड़ों में नहीं देखते हैं, हम पूरा एक भारत का नक्शा इमेजिन कर लेते हैं। हम प्रत्येक अक्षर अलग अलग नहीं पढ़ते बल्कि पूरा शब्द पढ़ते हैं। अब इसमें मैंने ये तो पढ़ा नहीं भा में बड़े आ की मात्रा, रा प्लस ता, ऐसे तो पढ़ा नहीं, सीधे भारत पढ़ा है ना। तो हम प्रत्येक अक्षर को अलग अलग नहीं बल्कि पूरा शब्द पढ़ते हैं। सेकंड है आपका अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। सीखना अचानक समस्या का समाधान समझ लेने से होता है। अब सीखना अचानक समस्या का समाधान समझ लेने से होता है से मतलब ये है कि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, अचानक हमें उसका आंसर मिल जाए, या अचानक हम किसी चीज़ को रैंडम कर लें और वो चीज़ सही निकल जाए, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? सीखना अचानक समस्या का समाधान समझ लेने से होता है। यह ट्रायल एंड एरर नहीं है, मतलब हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। बंदर अचानक डंडे जोड़कर केला उतार लेता है। फिर है संगठन। मस्तिष्क स्वयं सूचनाओं को व्यवस्थित कर लेता है। मस्तिष्क जो है, हमारा जो ब्रेन है, वो अपने आप चीज़ों को क्या सिस्टमैटिक वे में कर लेता है। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना कि वाक्य बनाओ, तो हम अलग अलग शब्दों को गलत तरीके से लिख देते हैं और फिर बच्चों से बोलते हैं कि आप वाक्य बनाइए, सही वाक्य बनाइए। तो सेम एज हमारा ब्रेन क्या करता है, अपने आप ही सिस्टमैटिक वे में काम करता है। इसके बाद है प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन क्या है? हम वस्तुओं का अर्थपूर्ण रूप में अनुभव करते हैं, वस्तुओं को समझते हैं और उसके बाद उस अनुभव करते हैं उस चीज़ को। हम एप्पल बोलते हैं तो हम एप्पल का अर्थ जानते हैं कि ये एक फल है, सेब है इसको, और हम साथ में इमेजिन भी कर लेते हैं कि लाल रंग का होता है, गोल सा एक फल है।
कोहलर का अंतर्दृष्टि प्रयोग क्या है? कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। केले को ऊपर लटकाया था, डंडे अलग रखे थे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए हुए डंडे रखे हुए थे। पहले असफल प्रयास रहा, फिर अचानक डंडे जोड़कर केला उतार लिया चिंपैंजी ने। तो निष्कर्ष क्या निकला? सीखना अचानक समझ से होता है। यानी कि उसको नहीं पता था, कि पहले से ही नहीं पता था कि हम इन डंडों को जोड़ेंगे तो हम केले को उतार सकते हैं। उसने रैंडम ये काम किया और वो काम उसका सफल हुआ। अंतर्दृष्टि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं? अचानक होता है, समस्या का पूरा स्वरूप समझना आवश्यक है, बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, स्थायी अधिगम है, अर्थपूर्ण अधिगम है, ट्रायल एंड एरर से अलग है। अब क्या था? ट्रायल एंड एरर से अलग क्यों कहा गया? क्योंकि चिंपैंजी ने ये नहीं किया कि पहले 2 डंडे जोड़े, फिर देखा कि केले तक पहुंच पा रहा है या नहीं, फिर 3 जोड़े। उसने रैंडम एक साथ सब जोड़े और उसने कर लिया। तो बार बार कोशिश नहीं की, या तो नहीं हुआ या सीधे एक बार में हो गया। समस्या का पूरा स्वरूप समझना आवश्यक है, बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। बुद्धिमत्ता का मतलब है जितना आपका आईक्यू लेवल हाई होगा, आप उतनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। अंतर्दृष्टि अधिगम की शर्तें क्या है? शर्तें हैं बुद्धिमत्ता, पूर्व अनुभव, समस्या की समझ, प्रेरणा, संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान। अब हमें अगर पूरी प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम का एक एक फेज पता है, तो हम उस चीज़ को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, है ना। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी होता है, प्रेरणा इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि निराश व्यक्ति उतने अच्छे से सोच नहीं पाता। जब हम किसी चीज़ को करते हैं और हम असफल हो जाते हैं तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें ये लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं जब कोई बाहर से हमें ये बोलता है कि नहीं, आप कैपेबल हो, एक बार और करो, कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए और तुम तो बिल्कुल कर लोगे। तो ये जब प्रेरणा बाहर से, शिक्षक या अभिभावक या दोस्त कोई भी जब हमें बाहर से प्रेरणा देता है तो हम इस काम को आसानी से कर लेते हैं। हम फिर से प्रयास करने लगते हैं कि हाँ, इस बार हम सफल होंगे। गेस्टाल्ट के नियम क्या हैं? समानता का नियम है। समान वस्तुएं एक समूह जैसी दिखाई देती हैं। समान वस्तुएं एक समूह जैसी दिखाई देती हैं इससे मतलब ही यही है कि जब एक जैसी वस्तुओं की बात की जाए, मान लीजिए मैं एक टब में कुछ बॉल्स डाल दूं और एक टब में कुछ कटोरियाँ रख दूँ, कुछ ग्लासेस रख दूँ, तो वो जो जब आप कटोरी और ग्लास को अलग अलग देखेंगे तो आपको जितने भी ग्लास होंगे वो एक समूह में नज़र आएंगे। यानी कि ग्लास अलग हैं, कटोरी अलग हैं, सबका अपना अपना एक ग्रुप है। निकटता का नियम, पास पास की वस्तुएं एक समूह मानी जाती हैं। यानी कि पास पास की वस्तुएं, फॉर एग्जांपल क्लास में बैठे हैं हम सब, 2-2 बेंचेस पड़ी हुई हैं, सब में दो बच्चे बैठे हुए हैं। मान लीजिए एक बेंच में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो अलग से एक ग्रुप में नज़र आने लगते हैं, उसकी बात की जा रही है। फिर है समापन का नियम, अधूरी आकृति को भी मस्तिष्क पूर्ण मान लेता है। अधूरी आकृति को भी क्लोजर, यानी कि आपका जैसे मान लीजिए मैं एक कमल ड्रॉ करूं और उसके बाद एक लीफ थोड़ी सी छोड़ दूं, तो ब्रेन उसको अपने आप ये कंसीडर कर लेगा कि ये पूरी ही लीफ है, वो उसको पूरा फूल मानेगा, वो ये नहीं कहेगा कमल का आधा फूल बना हुआ है। निरंतरता का नियम, मस्तिष्क सीधी और निरंतर रेखाओं को प्राथमिकता देता है। आकृति, पृष्ठभूमि, मुख्य आकृति और पृष्ठभूमि अलग दिखाई देती है, यानी कि हम बैकग्राउंड अलग समझ जाते हैं और मेन अलग समझ में आती है चीज़। सरलता का नियम, अच्छा, ये आकृति और पृष्ठभूमि ये आप बहुत आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं। आप जितने भी आजकल डांस सॉन्ग देखते हैं तो जो मेन लीड रोल पे होता है वो अलग दिखता है और पीछे बैकग्राउंड डांसर अलग नज़र आते हैं। वैसे ही सेम आपको याद रखने में आसानी होगी कि ये आकृति और पृष्ठभूमि जो अलग अलग दिखाई देती है किस में आता है, ये गेस्टाल्ट बाद में आता है। सरलता का नियम है, मस्तिष्क सबसे सरल और व्यवस्थित रूप ग्रहण करता है। शिक्षा में गेस्टाल्टवाद का महत्व क्या है? शिक्षा में गेस्टाल्टवाद रटने की अपेक्षा समझ पर बल देता है। संपूर्ण विषय पहले फिर भाग,
यानी कि पहले हम भारत का सीधे नक्शा देखेंगे, उसके बाद राज्यों को अलग अलग विभाजित करेंगे, है ना। तो है समस्या समाधान कौशल का विकास, तार्किक चिंतन का विकास, सक्रिय अधिगम, अर्थपूर्ण शिक्षा। शिक्षक की भूमिका क्या है यहाँ पर? पूरी अवधारणा स्पष्ट करना, यानी कि हमें पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाकर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करना होगा चीज़ों को। छात्रों को सोचने के अवसर देना, समस्या आधारित शिक्षण अपनाना, गतिविधियों द्वारा सीखना, वास्तविक जीवन से जोड़ना। छात्र की भूमिका क्या होगी यहाँ पर? सक्रिय सहभागिता, यानी कि एक्टिव रहे बिल्कुल छात्र, स्वयं समाधान खोजने का प्रयास करना, निरीक्षण एवं विश्लेषण, अनुभव से सीखना। अब निरीक्षण भी करना और विश्लेषण भी करना, में एनालिसिस भी करना होगा कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, हमारे समझाने के तरीके में हम क्या बदल सकते हैं या कोई क्या और नया कर सकते हैं। गेस्टाल्टवाद के लाभ क्या थे? समझ आधारित अधिगम था, दीर्घकालिक स्मृति, यानी कि गेस्टाल्टवाद के अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज़ को समझ कर प्रैक्टिकली और अनुभव से करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें वो चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। आप जब जब कभी भी आप जल जाते हैं किसी चीज़ से तो हमें प्रैक्टिकली पता होता है ना कि हम इसको कैंडल को छूने से जले हैं, तो ये हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है कि दोबारा इसे नहीं छूना है। गेस्टाल्टवाद के लाभ क्या है? समझ आधारित अधिगम है, दीर्घकालिक स्मृति है, रचनात्मकता का विकास होता है, तार्किक एवं आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। सीमाएं क्या हैं इनकी? सभी प्रकार के अधिगम की व्याख्या नहीं करता, छोटे बच्चों पर हमेशा समान रूप से लागू नहीं होता, अभ्यास के महत्व को कम महत्व देता है, सभी समस्याओं में अंतर्दृष्टि संभव नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? तो गेस्टाल्टवाद के जनक थे मैक्स वर्टहाइमर। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1912 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गेस्टाल्टवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत है समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है। समग्र का मतलब पूरा, कंप्लीट जो है उसके पार्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? तो गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? तो अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रतिपादन किया कोहलर ने। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान क्या था? सुल्तान एक चिंपैंजी था। गेस्टाल्टवाद का संबंध मुख्यतः किससे है? तो प्रत्यक्षीकरण से है। गेस्टाल्टवाद का परसेप्शन से है। निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो वर्टहाइमर है, कॉफका है, कोहलर है, स्किनर नहीं है। अंतर्दृष्टि अधिगम किस प्रकार का अधिगम है? तो ये अर्थपूर्ण अधिगम है। इसमें क्या होता है? समस्या का समाधान समझ के आधार पर होता है। गेस्टाल्टवाद के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? तो गेस्टाल्टवाद के अनुसार सीखना संपूर्ण परिस्थिति की समझ पर आधारित है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम किस पर आधारित है, ये किस प्रकार का अधिगम है? तो ये जो व्याख्या दी है इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें समस्या का समाधान समझ के आधार पर होता है। यानी कि कोई एक आपको प्रॉब्लम दी जाए तो बच्चा अलग तरीके से सोचेगा, वो अलग समाधान निकालेगा, बड़ा इसमें एक अलग समाधान निकालेगा और बुजुर्ग एक अपना अलग समाधान देगा, तो है ना। तो समस्या का जो समाधान है वो समझ पर डिपेंड करता है। सबकी समझ एक सी नहीं होती, अलग अलग होती है। फिर है फिगर ग्राउंड सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये हमारा प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है, जो ये बताता है मुख्य आकृति को पृष्ठभूमि से अलग पहचानते हैं। फिर सिमिलैरिटी का नियम किससे संबंधित है? समान वस्तुओं का समूह बनना, दूरी, दंड, पुस्तक। तो समान वस्तुओं का समूह बनना, पुरस्कार है डी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का नियम क्या बताता है? ये बताता है
कि निकट स्थित वस्तुएं समूह बनाती हैं, जो पास पास वस्तुएं होती हैं वो समूह बनाती हैं। क्लोजर का नियम क्या बताता है? अधूरी आकृति को पूर्ण समझना। फिर कॉन्टिन्यूटी का नियम किससे संबंधित है? ये निरंतरता से संबंधित है। सरलता का नियम क्या बताता है? सरलता का नियम बताता है मस्तिष्क सरल एवं व्यवस्थित आकृति को प्राथमिकता देता है। अंतर्दृष्टि अधिगम सामान्यतः किसमें देखा जाता है? तो अचानक समस्या समाधान में। मतलब ये रैंडम जो आंसर मिलता है, रैंडम जो चीज़ें समझ में आती हैं, ये उसको बताता है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता। सीमाओं में ऑलरेडी बताया गया है ना कि हर चीज़ का आंसर हमें रैंडम नहीं मिल जाता है। कुछ चीज़ें हम जब कंटिन्यू करते हैं तब भी हमें समझ में आता है, कुछ प्रैक्टिस के बाद भी समझ में आता है कि अच्छा ये गलतियाँ हुई। अचानक से समझ में नहीं आता कि अच्छा हमसे ये सारी गलतियाँ हो गई, अब नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता ना। तो हर जगह ये जो गेस्टाल्टवाद है, ये हर समय फॉलो भी नहीं किया जा सकता। गेस्टाल्टवाद किस देश में विकसित हुआ? तो ये जर्मनी में विकसित हुआ था। निम्न में से कौन गेस्टाल्ट सिद्धांत का नियम नहीं है? तो समानता का, निकटता का, समापन का, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट का नहीं है। अंतर्दृष्टि अधिगम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? अचानक समाधान। अचानक, रैंडम शब्द याद रखिएगा गेस्टाल्ट में जब भी पूछा जाए तो अचानक समाधान। सीटेड में गेस्टाल्टवाद का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है? वो है अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम। गेस्टाल्टवाद के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को समस्या आधारित अधिगम कराना चाहिए। समस्या आधारित अधिगम कराना चाहिए। मैं अपने लास्ट वीडियो में वैसे भी बता चुकी हूँ, नेगेटिव वर्ड्स जहाँ पर भी होंगे वो आंसर नहीं होगा। जैसे पहला इसमें दे रखा है केवल व्याख्या देना, केवल दंड देना, केवल नोट्स लिखवाना। तो सिर्फ व्याख्या से भी कुछ नहीं होगा, दंड देना तो देना ही नहीं है, दंड तो कहीं आना ही नहीं है, क्योंकि बीएड में हम सब ने पढ़ा है, क्योंकि सीटेट देना तो ऑफकोर्स बीएड तो किया ही होगा कि भैया बच्चा होता है भगवान, और भगवान को दंड नहीं दिया जाता है ना। तो जो गलती है वो हमारी हो सकती है, एक शिक्षक की हो सकती है, लेकिन बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब है शिक्षक उसे उस तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा है जिसमें उसे इंटरेस्ट आए। तो शिक्षक को अपने पढ़ाने का ढंग बदलना होगा। बच्चे में कोई गलती नहीं है। केवल नोट्स लिखवाना ये भी गलत है। तो लॉजिकल आंसर आपको दिख ही रहा होगा, समस्या आधारित अधिगम कराना। गेस्टाल्टवाद के अनुसार छात्र की भूमिका क्या है? छात्र की भूमिका सक्रिय समस्या समाधान कर्ता की है। निष्क्रिय ये नेगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। केवल रटने वाला, रटना अटना तो है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। केवल लिखने वाला, ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हमारे वर्टहाइमर यानी कि मैक्स कोल्वर और कॉफका हैं। गेस्टाल्टवाद का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो सबसे बड़ा योगदान है दंड आधारित शिक्षा, बिल्कुल नहीं। पुनर्बलन नहीं है। केवल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा समझ एवं समस्या समाधान आधारित शिक्षा। क्या हो जाएगा? समझ एवं समस्या समाधान आधारित शिक्षा। अब हमेशा बस एक ही चीज़ याद रखनी है, नेगेटिव नहीं देना है, बच्चे की गलती नहीं होती है। जब हम ये 2-3 चीज़ें समझ जाते हैं तो जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे अगर आप नेगेटिव वर्ड्स पर ध्यान दे दें कि अगर नेगेटिव वर्ड्स दिए हैं तो वो आंसर नहीं होगा, और बच्चे की गलती कभी नहीं होती है। कुछ भी हो जाए, गलत हमेशा शिक्षक ही होगा। गलत इन द सेंस ये नहीं कि बच्चा उद्दंडता कर रहा है तो भी शिक्षक उसको कुछ ना बोले क्योंकि वरना शिक्षक गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। पर अगर आप बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो गलती शिक्षक की है। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो गलती शिक्षक की है। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो गलती शिक्षक की है।
बच्चा कक्षा में अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो भी गलती शिक्षक की है कि वो उसको उस तरीके का वातावरण नहीं दे पा रहा है, उसको वो समझाने में असमर्थ है। तो इसमें शिक्षक को अपने ऊपर कार्य करना है। शिक्षक अपने ऊपर कार्य करेगा, ना कि बालक पर। जब आप ये ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके ऑलरेडी सही हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।